नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हमने कुछ 10 सवाल आपके सामने भेजे थे, जिसमें हमने उन 10 सवालों को प्रमुखता से रखा था जो इससे पहले की वीडियोस में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए गए थे। महत्वपूर्ण ये था कि हमारे पास ये प्रमुख 10 सवाल थे उन सारे वीडियोस से। इन 10 सवालों में हमने वो सारे आंसर लेने की कोशिश की है। अगर आप इनके आंसर देंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगा इन सवालों की वैल्यू क्या है। सवाल की गिनती के मात्र 10 हैं, मगर इन 10 सवालों के अंदर ऐसे ऐसे 30 से 40 सवाल समाहित हैं जो प्रत्येक परीक्षा में आपके आसपास में गूंजते हैं। इसलिए हमने कहा हमने ज़्यादा सवाल नहीं दिए, टफ नहीं किया, लेकिन कुछ सवालों के अंदर ही हमने वो सारी चीज़ें रख दी जो आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगी। आप इन सवालों को देखेंगे तो 3-4 सवालों का आंसर आप एक लाइन में दे सकते हैं। उपसौर की तिथि हो, चाहे सूरज के सामने कब सूरज की किरण भूमध्य रेखा पर पड़ती हो, अगर आपको ज्ञान है तो आप उनका सीधे से आंसर देंगे। मगर कुछ सवाल ऐसे हैं जो अपने अंदर कई सवाल लेकर के चलते हैं। इसलिए हमने कहा था कि वीडियोस आप देखिए, नॉलेज आपको मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण है नॉलेज लेना, उसी से तो आप आगे बढ़ेंगे। वन लाइनर से शायद आप कामयाब ना हो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले की वीडियोस में सब कुछ बता दिया गया है। पहला सवाल था, पृथ्वी यदि विपरीत दिशा में परिभ्रमण करेगी तो ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है, तब भारत में कितना समय होगा? ऑब्वियसली इसका उत्तर क्या होगा आप खुद सोचिए। पिछली वीडियो देखिए, आप उत्तर मिलेगा। फिलहाल मैं आंसर देने आया हूं। तो देखिए, ये अगर ग्रीन में 0 लाइन है, हमने कहा था 180 लाइन इधर पूरब में है और 180 लाइन पश्चिम में है। पूरब दिशा से सूरज निकलता है, ये आपको मालूम है। एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में सूरज की किरण को पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। अगर यहां दोपहर के 12 बजे है तो भारत की स्थिति क्या थी? 68 से 97 पूरब में और 82.5 इसका मिड पॉइंट था, क्योंकि हम ना तो अरुणाचल के हिसाब से समय ले सकते थे ना गुजरात के, क्योंकि दोनों के बीच में 30 लाइन का फासला था जो 2 घंटे को इंडिकेट कर रहा था। 4 मिनट का मतलब होता है 30 गुणा 4 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का अंतर हो रहा था सूरज की किरण को यहाँ से यहाँ पहुंचने में। हमने मिड पॉइंट लिया। बड़ी बात क्या थी जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, उस हिसाब से हम देखते थे कि 0 से यहाँ पहले होता था प्लस, क्योंकि सूरज पहले प्लस में आएगा। समझ गए आप? सूरज पहले पूर्व दिशा में आएगा, इसीलिए हमारा समय आगे रहता था ग्रीनविच से। लेकिन अगर पृथ्वी उल्टी दिशा में परिभ्रमण करे, यानी यहां से इस तरफ, यहां देखा जाए तो 82.5 डिग्री का मतलब होता था एक लाइन से दूसरी लाइन में 4 मिनट, तो 82.5 लाइन में 330 मिनट, यानी 5 घंटे 30 मिनट के बाद ये समय पीछे पहुंच जाएगा अगर विपरीत दिशा से मोशन होगी। तो अगर यहां दोपहर के 12 बजे हैं तो उस समय पर यहां 12 साढ़े 5 घंटे के बाद बजेंगे, क्योंकि सूरज विपरीत दिशा से जब चलेगा तो इधर से इस तरफ को आएगा। अगर यहाँ दोपहर के 12 बजे हैं तो यहाँ पर 5.5 घंटे कम होंगे, क्योंकि वो बाद में पहुंचेगा उस जगह पर। यहाँ पहले 12 बज जाएंगे। अपोजिट करिए ना आप, जो मेन टाइम है उसके हिसाब से। तो 12 में अगर आप 5.5 कम करते हैं, पहले 12 में 5 कम करिए 7, और 7 में आप आधा घंटा और कम करिए तो 6:30। सुबह के 6:30 बजेंगे। सुबह के क्यों भाई? दोपहर से पहले तो सुबह ही होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 6:30 AM। राइट आंसर 6:30 AM उस समय का समय होगा। 4 मिनट, देशांतर रेखाएं, 2 दूरियां, ये सब पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अच्छा, ये देखिए आप, दिशा किसी जगह की स्थिति है 45 डिग्री पश्चिम की, इसी में ले लीजिए आप। फिलहाल वो क्वेश्चन विपरीत दिशा में था तो वो विपरीत में चला गया। ये सीधे दिशा वाला है जो पृथ्वी मोशन करती है पश्चिम से पूरब की ओर, और सूरज की किरणें आती हैं पूरब से पश्चिम की ओर, इधर से इस तरफ। अगर किसी की दिशा 45 डिग्री पश्चिमी है, यानी यहाँ पर है, और ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है, कंडीशन वही है, तो यहाँ का मानक समय क्या होगा? 45 डिग्री पश्चिम, सूरज आ रहा है पूरब से, यानी कि यहाँ अगर 12 बज चुके हैं तो इतने मिनट के बाद यहाँ 12 बजेंगे। तो हमें कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? 45 लाइन से देशांतर और 4 मिनट एक लाइन से दूसरी लाइन में पहुंचने में समय लगेगा, यानी 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा, यानी पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय पीछे चल रहा है। यहाँ दोपहर के 12 बजे हैं, वहां अभी 9 बजेंगे, तो 9 AM इज राइट आंसर। 3 घंटे का मतलब होता है 3 घंटा पीछे, और 12 बजे में से हम 3 बजे घटा देंगे तो 9 AM होगा। इन दोनों का आंसर आपको मिल गया। बहुत बारीक जानकारी है, इसलिए हमने इससे पहले की वीडियो में सब बताया था। अंतरांचल तिथि रेखा की देशांतर स्थिति क्या है?
ये हमने आपको ये भी बता दिया था कि 180 डिग्री पूर्वी रेखा, 180 डिग्री पूर्वी लाइन को हम बोलते हैं पूर्वी देशांतरी रेखा, अंतरराष्ट्रीय टाइम जोन या ISTZ या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका राइट आंसर है 180 डिग्री पूर्वी। अगला क्वेश्चन था उपसौर की तिथि। उपसौर हमने बताया था आपको 3 जनवरी। ये वन लाइनर है, एक लाइन आंसर, हालांकि इसको भी हमने एक्सप्लेन किया था पूरे पृथ्वी को दिखा करके। तो इसकी उसका उत्तर होगा 3 जनवरी। अब किस तिथि को सूरज की किरण भूमध्य रेखा पर पड़ती है? ये हमने बताया था 21 जून को मकर कर्क रेखा पर पड़ेगी। 21 जून के बाद रेखा नीचे आती है सूरज की किरण 23 सितंबर को, और फिर 22 दिसंबर को लाइन सूरज की किरण सीधे मकर रेखा पर आती है दक्षिणी ध्रुव पर, और उसके बाद उत्तर की ओर जब आएंगे वापस 21 मार्च को, 22 दिसंबर के बाद, तो ये वो 2 तिथियां हैं जब सूरज की किरण सीधे सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। 23 सितंबर 21 मार्च। पिछला वीडियो देखिए, या फिर आप शुरुआती वीडियो जो हमने बनाए थे उनको देखिएगा, आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगा किस शहर में सूरज की किरण सीधा नहीं पड़ती। कर्क रेखा जहां पर 21 जून को सीधा पड़ेगी, मकर रेखा भूमध्य रेखा जहां पर 23 सितंबर और 21 मार्च को सीधा पड़ेंगी, लास्ट 22 दिसंबर जहां पर मकर रेखा पर सूरज की किरण सीधा पड़ेगी। तो सूरज की किरण कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही सीधा पड़ती है पूरे साल भर। लेकिन जो लोकेशन इन 3 रेखाओं के बाहर है, यानी कि या तो वो कर्क रेखा से उत्तर में है या मकर रेखा के दक्षिण में है, वहां तो कभी सूरज की किरण सीधे पड़ ही नहीं सकती। क्यों नहीं पड़ सकती आपको पता है? सूरज की किरण मैक्सिमम 23.5 डिग्री झुकाव की वजह से 21 जून को कर्क रेखा पर आती है, 23 सितंबर और 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, पूरा साल इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो मुझे वो जगह देखनी है जो इन 3 रेखाओं के मध्य में नहीं पड़ती, इनके ऊपर या इनके नीचे पड़ती है। तो ध्यान से देखिएगा, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया भूमध्य रेखा के बीच में पड़ता है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ तो 2 बार पड़ेगी लाइट हुई, 23 सितंबर 21 मार्च को 2 बार तो नहीं पड़ेगी क्योंकि एग्जैक्ट भूमध्य रेखा पर नहीं है, नीचे है, लेकिन पड़ेगी। मुंबई, मुंबई तो भारत में है, आपको अच्छी तरह से पता है कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है। मुंबई भारत के बीचों बीच नहीं है, दक्षिण में है, दक्षिण भूमध्य रेखा की तरफ लाइन जाती है, तो मुंबई में भी लाइट पड़ेगी, ये भी गलत। रंगून म्यांमार की पुरानी कैपिटल, और वहां भी वो भी कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में है, तो रोशनी पड़ेगी। इस्तांबुल टर्की का एक शहर है जो यूरोप के क्षेत्र में पड़ता है। टर्की ऐसा देश है जो 2 देशों में, 2 महाद्वीपों में है। अंकारा कैपिटल एशिया में है और बड़ा शहर इस्तांबुल यूरोप में है, लेकिन ये कर्क रेखा के नॉर्थ में है। ऑलरेडी 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो राइट आंसर इज इस्तांबुल। आप एटलस या मानचित्र में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, कर्क रेखा के नॉर्थ में ये पड़ेगा। अगला क्वेश्चन था उत्तरी ध्रुव में किन 6 माह के लिए दिन होता है? ग्रीष्म अयानांत, इसको आप समझ लीजिए। हमने सूरज की किरणों की बात करी थी, मैं इसको मिटा देता हूं। बात करी थी जब हमने बताया था आपको 21 जून कर्क रेखा पर, फिर नीचे को जाएंगी सूरज की किरण 23 सितंबर इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर, और फिर 22 दिसंबर मकर रेखा पर, फिर अपोजिट 21 मार्च दोबारा से भूमध्य रेखा, और फिर ये रहेगा प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप देखिएगा उत्तरी ध्रुव कहां से होगा? भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ। यहाँ पर सूरज की किरणें किस दौरान पड़ रही है, ध्यान से देखिएगा कितने समय के लिए पड़ रही है और कौन से वो 6 महीने हैं, क्योंकि ये रीजन ये अब गया ऊपर जब रोशनी पड़ेगी, इसके नीचे की तारीख रहेगी जब नीचे रोशनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर की ओर रोशनी पड़ेगी 6 महीने उत्तरी ध्रुव के और ये 6 महीने दक्षिणी ध्रुव के इक्वेटर से। बड़ा सटीक क्वेश्चन समझने के लिए चाहिए, वीडियोस देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, अन्यथा आप रट्टा ही मारते रह जाओगे, पगला जाओगे वन लाइनर के चक्कर में। समझिए, बार बार ये तो समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप, ये वो डेट है 23 सितंबर 23 सितंबर के बाद दक्षिण में है और ये 21 मार्च तक दक्षिण में रहेगी, और 21 मार्च से कर्क रेखा में जाएगी और 23 सितंबर तक रहेगी। यानी कि ये जो गोल राउंड इस तरह से लगेगा, ये रोशनी का टाइम है उत्तरी ध्रुव की, 21 मार्च से 23 सितंबर। बारीक से देखेंगे अब आपको समझ में आएगा। जैसे 23 सितंबर, ये वो 6 महीने जब ग्रीष्म अयानांत होता है। समझ में आया आपको? ये इस तरह से समझ चाहिए, नहीं तो पिछली वीडियो में जाके देखिए, ये आंसर मिल जाएगा।
अच्छा, पृथ्वी की परिधि कितनी है? वन लाइनर आपको पिछली बार बताया था मैंने, 2πr के माध्यम से निकाला भी था, त्रिज्या भी निकाली थी 40,096 लगभग। ऑप्शन में आपको लगभग 40,000 दिया होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक। अच्छा, गुजरात और अरुणाचल में सूर्य की किरणें कितने अंतराल का समय लगाती है? राइट आंसर वाज 2 घंटा। हमने बात करी थी अभी भारत की देशांतरी स्थिति की, 68 पूर्वी देशांतर से 97 पूर्वी देशांतर, लगभग 30 लाइनों का फर्क, एक लाइन से दूसरी लाइन में 4 मिनट, तो 30 लाइनों में 120 मिनट यानी 2 घंटा। अच्छा, GMT प्लस 530 GMT में प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है पहले, यानी कि ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा पहले। इसलिए हमने उदाहरण दिया था आपको एक क्रिकेट मैच का, जो इंग्लैंड में तो 10 बजे होता है, लेकिन उसका भारत में प्रसारण 5:30 बजे होता है। इसका मतलब 3 बजे होता है, 3:30 बजे, 5.5 घंटे मतलब पहले हो जाता है। क्यों होता होगा ऐसा? क्योंकि सूरज की किरण यहाँ पहले पड़ती है ग्रीनविच से। वीडियोज में आप देखेंगे तो भारत पूर्वी देशांतर में है, ग्रीनविच 0 पर है, तो सूरज की किरण पहले हमारे इधर पड़ जाती है, और जब पहले पड़ जाती है तो हम उसको इंडिकेट करते हैं प्लस से। इसका मतलब हुआ, प्लस का मतलब हुआ पहले, सूरज की किरण यहाँ पहले। ये प्रमुख 10 सवाल थे, इनके अंदर बहुत सारे आंसर हैं। अगर आपने बारीक से देखा होगा, कर्क रेखा पर सबसे पहले सूरज की सीधी किरण कब पड़ती है? 21 जून। मकर रेखा पर 22 दिसंबर। ऐसे कई सारे सवालों का आंसर इसमें है। बहुत सारे सवाल इसी के न्यूमेरिकल बन के अलग अलग तरीके से आते हैं। इधर से भी ऐसे ही पृथ्वी को घुमा दिया जाता है, कभी स्थिर कर दिया जाता है, बहुत सारे सवाल। अब इसमें और भी सवाल इंक्लूड हो सकते थे, जैसे पृथ्वी का परिभ्रमण भी मैंने आपको निकाल के दिखाया है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो परीक्षा में इनसे आते ही आते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा इन सवालों को और देखा भी होगा। पुराने मॉडल पेपर देख लीजिए या आगामी देख लीजिए। आगामी तो देखोगे कि आप सामना करोगे। तो इन सवालों के सही उत्तर आप जरूर याद रखिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक, कैसी लगी जानकारी तो ये बता दीजिएगा। कम बताते हैं आप, एक बार और बता दीजिएगा। धन्यवाद।